बदनाम करने की चाल चली गई? इस सवाल पर मैं आज इतिहास के पन्ने खोलूंगा। किसने सावरकर को भारत माता का महान सपूत कहा? किसने सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किया? आर पार में हर तथ्य आज सामने रखा जाएगा, क्योंकि सावरकर पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों को दया याचिका दी थी। उनके इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया, पॉलिटिकल लड़ाई छिड़ गई। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दावा कर दिया कि आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम किया जा रहा है और हो सकता है कि अगला निशाना स्वामी विवेकानंद हो। लेकिन इस तथ्य को कोई झुठला नहीं सकता कि खुद इंदिरा सरकार ने वीर सावरकर को किस तरह सम्मान दिया था। तो आखिर इस नए दौर की कांग्रेस को सावरकर से इतनी नफरत क्यों हो गई है? राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वाकई क्या सावरकर के मुद्दे पर सियासत हुई है? और खास तौर पर अगर हम 2000 के बाद की बात करें तो क्या किसी पार्टी की एक वर्ग के वोट बैंक की भूख को इतना बढ़ा दिया कि उसने वीर सावरकर को बदनाम कर दिया? आज हर फैक्ट की बात होगी, हर तथ्य की बात होगी। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। विनायक दामोदर सावरकर पर सियासी लड़ाई कोई आज की नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर दौर में इस सियासी संग्राम में नए आयाम जुड़ते चले गए। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह जी को कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट लगता है किसी ने गलत बता दिया। 11 में मर्सी पिटीशन लिखा था, गांधी अफ्रीका में थे, 15 में आए। आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। आज़ादी के बाद एक ऐसा सीडो सेकुलर सिंडिकेट था जिसने तमाम ऐसे जो हमारे महानायक थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, उनको खलनायक बनाकर पेश करने की कोशिश की और एक परिवार तक पूरे के पूरे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को सीमित करने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन के मौके पर सावरकर पर तथ्य सामने रखा। इस किताब में लिखा गया है कि कैसे सावरकर की सोच भारत का विभाजन रोक सकती थी। किताब में यह दावा भी किया गया है कि सावरकर ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस को आगाह किया था और इसी के चलते वो कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए। वैसे तथ्य ये भी है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। सावरकर ट्रस्ट को इंदिरा गांधी ने अपने पास से 11,000 रुपए का दान भी दिया था और 20 मई 1980 को अपने पत्र में सावरकर को भारत माता का महान सपूत कहा था। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम किया जा रहा है और हो सकता है कि अगला निशाना स्वामी विवेकानंद हो। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली, इसके बाद होंगे नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सावरकर को सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने की सियासी साजिश रची गई थी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सावरकर पर कांग्रेस सही
या इंदिरा गांधी? हालांकि ये आज के दौर की कांग्रेस है और इस आज के दौर की कांग्रेस में वीर सावरकर को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन सावरकर की वीरता का विश्लेषण क्या है मैं आपको बताता हूं। आज मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद गांधी ने एडिट किया है, एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। सावरकर भाइयों की प्रतिमा का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है, ये इसमें लिखा गया। और अगर हम जागे नहीं तो भारत पर अपने 2 वफादार बेटों को खोने का खतरा मंडरा रहा है, यह उन्होंने लिखा। आगे वो लिखते हैं, इनमें से एक भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे उससे लंदन में मिलने का सौभाग्य मिल चुका है। मैं आगे बढ़ता हूं, वो बहादुर है। सुनिए, जिस सावरकर को कायर कहा जाता है, जिस सावरकर को के बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहादुर है, वो बुद्धिमान है, वो देशभक्त है, वो वास्तव में क्रांतिकारी है। इस सरकार के खतरनाक मंसूबों को इसने मुझसे पहले भांप लिया था। वो भारत से बेहद प्यार करने के कारण आज अंडमान में है, ये लिखते हैं महात्मा गांधी। मंसूबों को यानी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ महात्मा गांधी ने इस थॉट को रखा। मैं बढ़ता हूं आगे। इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी जो 20 मई 1980 की है, सुनिए उसमें क्या लिखता है। मुझे आपका 8 मई 1980 को भेजा पत्र मिला। वीर सावरकर का अंग्रेजों को खुलेआम विरोध करना भारत के लिए, खास तौर पर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अलग और अहम स्थान रखता है। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और भारत माता के इस महान सपूत की 100वीं जयंती के उत्सव को योजना अनुसार पूरी भव्यता के साथ बनाएं। यानी ये इंदिरा गांधी कह रही है 1980 में। ये इस चिट्ठी की कॉपी भी हम निकाल के लेकर आए हैं, जो चिट्ठी में लिखा गया, और इसमें इंदिरा गांधी की बाकायदा सिग्नेचर है। 1980 को याद करिए, 18 मई 1921 को याद करिए। मैं बढ़ता हूं आगे। 1970 में इंदिरा गांधी ने सावरकर पर टिकट जारी किया। इंदिरा गांधी ने सावरकर के स्मारक के लिए, वीर सावरकर के स्मारक के लिए 11,000 रुपए का अनुदान दिया। 1983 में इंदिरा सरकार ने सावरकर पर फिल्म बनाने की इजाजत दी, यानी 1983 में इजाजत मिली। लेकिन आज के युग के राहुल गांधी क्या कहते हैं सावरकर के बारे में, जरा वो भी सुन लेते हैं। दिसंबर 2019 में मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। तो क्या राहुल जी की दादी जी गलत कह रही थी? महात्मा गांधी गलत कह रहे थे? ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा है, मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में मुदित अग्रवाल है, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ शादाब चौहान जुड़ेंगे आज की चर्चा में, उदय माहुरकर जुड़ेंगे आज की चर्चा में, और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता अनुराग भदौरिया। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले मुदित अग्रवाल आप ही से शुरुआत करता हूं। इंदिरा गांधी गलत थी, महात्मा गांधी गलत थे? 50 सेकेंड आपके। आपने मेरे से सवाल पूछा है? बिल्कुल आप ही से पूछा है सवाल। मैं सवाल आपसे, आप ही से सवाल पूछा। सर आवाज मिल रही है आपको? देखिए सावरकर जी, जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे मोदी जी स्टेडियम का नाम अपने नाम पे खुद रखते हैं, अपना महिमा मंडल खुद करते हैं, सावरकर जी अपना महिमा मंडल खुद करते थे। वीर उसको किसने कहा, लोगों को पता होना चाहिए। वीर की उपाधि उन्होंने अपने आप को खुद दी थी, किसी और ने उनको वीर की उपाधि नहीं दी थी। अंग्रेजों से माफी मांगा था और ये कहा था मुझ पे दया दृष्टि रखें और मुझे माफ कर दें, और जब मैं छूट के आऊंगा मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। ये भी सावरकर जी ने कहा था। यदि सरकार अपनी कई गुना उपकार और दया करके मुझको छोड़ देती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और वफादारी का कट्टर हिमायती हूंगा। मतलब वो अंग्रेजों से अपनी वफादारी जता रहे थे। जहां तक लेटर की बात है, देखिए एक बात समझ लेना चाहिए, बीजेपी
मास्टर है फेक न्यूज और फेक लेटर निकलवाने में। आपको ध्यान होगा पिछले दिन एक लेटर निकला था जो कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है रशियंस को कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो बाद में पता चला बिल्कुल फर्जी है। लेकिन मैं तो एक चीज और कहता हूं अमीश जी, अच्छा एक सेकंड मुदित जी तो एक छोटा सा काम कीजिए, बीजेपी आईटी सेल को बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बीजेपी के आईटी सेल को भी बंद कर देंगे सारी। एक सेकंड सर, देखिए आपने बोला कि सारे लेटर फर्जी हैं। डाक टिकट तो आधिकारिक रूप से जारी हुआ। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। डाक टिकट तो आधिकारिक रूप से जारी हुआ। इंदिरा गांधी गलत कर रही थी ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी ने गलत करा डाक टिकट जारी करके? देखिए पहली बात, सावरकर जी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थे उस समय, ये समझना चाहिए। नहीं 1900 मेरा सवाल नहीं, सावरकर जी कोई हस्ती नहीं थे ना, राहुल गांधी बहुत बड़ी हस्ती है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए और फिर जवाब दीजिए। देखिए ऐसे तो नहीं होगा ना। जवाब ही दे रहा हूं। हाँ जवाब, सवाल तो सुनिए आप पहले, आप सवाल सुनने से पहले बोल रहे हैं। मैं आपको 20 सेकंड का मौका दूंगा, आप अपनी बात को रखिएगा। इंदिरा गांधी ने डाक टिकट गलत जारी करा 1980 में, जवाब दीजिए। जी पहली बात, सावरकर को इतनी बड़ी हस्ती नहीं थे कि पूरा हिंदुस्तान उनको जानता था, पहली बात। देखिए डाक टिकट अगर उन्होंने रिलीज किया तो डाक टिकट तो हजारों लोगों के रिलीज होते हैं। अच्छा, थोड़ा प्रधानमंत्री जो देश का गद्दार था उसका डाक टिकट रिलीज कर दिया गया। इंदिरा गांधी गलत थी। अब आ जाते हैं महात्मा गांधी ने जो लिखा, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने ये तक लिखा कि वो महान सपूत है, तो इंदिरा गांधी गलत है। देखिए आप सुन लीजिए, और राहुल गांधी सही है ये मान ले। देखिए कांग्रेस में हमेशा एक खासियत रही है, वो कभी किसी को गद्दारी की उपाधि नहीं देते, जबकि ये सच्चाई है। आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों के पूर्वजों ने अंग्रेजों की मदद की थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उन्होंने कहा था हम अंग्रेजों के साथ है, लेकिन हमने कभी गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो मतलब इंदिरा गांधी गलत थी मुदित जी, राहुल गांधी सही है। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी गलत है, राहुल गांधी सही है। आप बिल्कुल आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने आपने खुद ही माना कि इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी गलत है, राहुल गांधी सही है। सुन लीजिए ना, और लेटर फर्जी है सारे। सुन लीजिए, किसी को नहीं पता वो लेटर फर्जी है कि नहीं है। बीजेपी फर्जी है लेटर मंगवाने में, ये भी पता है। ठीक है, मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं। राजनाथ सिंह जी ने जो आज कहा, गांधी जी देश में आए 1915 में, सावरकर जी ने पहला लेटर लिखा था 1911 में सावरकर ने। तो देखिए मैं तो इसको कमजोर सावरकर कहता हूं, वीर कुछ नहीं थे ये कमजोर सावरकर है। जवाब बीजेपी की दुखती रग क्या है? बीजेपी की दुखती रग है, अरे जिसके साथ सरकार चला रहे हो शिवसेना, उनको भी वीर रखते हैं। ठीक है, जवाब संबित पात्रा से ले लेते हैं। मोदी जी आपने अपने विषय को रख लिया। देखिए मोदी जी आपने अपने विषय को रख लिया, आपने अपने विषय को रख लिया। आपके अनुसार महात्मा गांधी गलत थे, आपके अनुसार इंदिरा जी गलत थी, राहुल जी सही है, यही है ना बात? बिल्कुल गलत, बिल्कुल आपने यही कहा, यही कहा अभी आपने। आपके कहने का तात्पर्य यही है कि इंदिरा जी गलत होना चाहिए, इंदिरा जी गलत, महात्मा गांधी गलत, राहुल जी सही कर रहे हैं। अमीश जी मेरी बात को मैंने सुन लिया, आपकी बात को। मैं संबित पात्रा को लेके आता हूं। संबित पात्रा, आप लोग फर्जी चिट्ठी लाने में माहिर है, मैं आपको मौका दूंगा आगे मौका दूंगा। फर्जी चिट्ठी लाने में माहिर है, ये कांग्रेस का आरोप है, और फिर आप फर्जी चिट्ठी ले आए हैं। डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट तो बहुत लोगों के जारी हो जाते हैं, इनका कुछ नहीं भरोसा है, कुछ भी। ठीक है, अब आपने अपने समय पे बोला, अब मत बोलिएगा। डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं, हम क्या हैं? हमारी औकात क्या है जो हम एक इतने बड़े सपूत के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में यहाँ आलोचना करें? कितना जानते हैं हम वीर सावरकर को? जितने लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़े हैं उनके विषय में हम यहाँ आलोचना करें। सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में पता नहीं क्या क्या कहा गया था पहले। आप याद करिए, भगत सिंह जी को कांग्रेसी राज्य में एक यूपीएससी के एग्जाम में टेररिस्ट तक कह दिया गया था। विवेकानंद जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। इन महान विभूतियों के लिए हम बैठ के यहाँ पे डिबेट करें, उनको कमजोर कहा जाए, उनको एजेंट्स कहा जाए, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। 28 साल की उम्र में जिस व्यक्ति को ब्रिटिश हुकूमत ने 50 वर्ष की काला पानी का सजा सुनाया, जो व्यक्ति वहां काला पानी के सजा में जाता है और 10 वर्ष बाद अपने ही भाइयों को वहां मिलता है, 2 भाई 10 वर्षों तक
कमरे के अगल बगल रहते थे मगर जानते नहीं थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी, 10 वर्षों बाद मुलाकात होती है, उसको हम यहां पर एजेंट कह रहे हैं, उसको हम कमजोर कह रहे हैं। 2 दिन जेल में गुजारने पड़ जाएं तो हमारे छक्के छूट जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं होगी जेल में गुजारने की। काले पानी की सजा गुजार के आते हैं। और कोल्हू की बैल की तरह आप अगर गए होंगे अंडमान निकोबार, आप अगर उस जेल में गए होंगे जिस जेल में कैद रखा गया था, सजा काट रहे थे वीर सावरकर, तो कोल्हू के बैल की तरह इनको पिसवा करके तेल निकाला जाता था। उनके कमरे के सामने लोगों को फांसी दी जाती थी ताकि इनको पता रहे कि आखिरकार वो कौन से साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, मैं उनकी चिट्ठी का एक अंश उद्धृत कर रहा हूं। वीर सावरकर जी के लिए महात्मा गांधी 1921 में कहते हैं, ही इज क्लेवर, ही इज ब्रेव, ही इज पैट्रियट. The evil in its hidden form of the present system of government he saw much earlier than I did. He is in the Andamans for having loved India too well. Under a just government he would be occupying a high post. वो खुद कहते हैं कि मैंने इस ब्रिटिश सरकार को पहचानने में देरी की है, मेरे से पहले अगर किसी ने इस ब्रिटिश सरकार और इस साम्राज्य की कुरीतियों को पहचाना है तो वो वीर सावरकर है, एक महान आत्मा है। इंदिरा गांधी मई 20, 1980, ये चिट्ठी, जो चिट्ठी आप दिखा रहे थे, जिसके विषय में आप बोल रहे थे, ये उसका ओरिजिनल कॉपी है, हस्ताक्षर है इंदिरा गांधी का। किसी ने इस इंदिरा गांधी के हस्ताक्षर को फर्जी बोला जा रहा है। आर्काइव्स ऑफ इंडिया से लाए। देखिए एक सेकंड प्लीज अमिश भाई, इनकी आवाज को आप शांत रखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये आर्काइव्स ऑफ इंडिया से लाया हुआ चिट्ठी है। ये चिट्ठी आपको आर्काइव्स ऑफ इंडिया में अभी भी मिल जाएगा। इंदिरा गांधी जी के आर्काइव्ड चिट्ठियां हैं। ये चिट्ठी कोई फर्जी नहीं बना सकता है। इंदिरा गांधी जी क्या लिखती है, मैं चिट्ठी से ही पढ़ देता हूं। मई 20, 1980 का चिट्ठी है। इंदिरा गांधी अंग्रेजी में लिखती है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 8 May 1980. वीर सावरकर्स डेयरिंग डिफायंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन द एनल्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट. आई विश सक्सेस टू द प्लान्स टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंटिनरी ऑफ द रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया. 1970 में 1970 में इंदिरा गांधी कमेमोरेटिव स्टैंप जारी करती है और 11,000 रुपए उनके मेमोरियल के लिए खुद 1970 में 11,000 रुपए अपने अकाउंट से देती है, जो आज के 5 लाख के बराबर है। और 1966 में जब सावरकर जी हमको छोड़ के जाते हैं तो इंदिरा गांधी जी ने जो लिखा था आज भी आर्काइव में मौजूद है, पढ़ा जा सकता है, उनका हस्ताक्षर मौजूद है। इट रिमूव्स फ्रॉम आवर मिड्स अ ग्रेट फिगर ऑफ कंटेम्पररी इंडिया. His name was a byword for daring and patriotism. Mr. Savarkar was cast in the mold of a classic revolutionary and countless people drew inspiration from him. ये महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जी का कहना था। और महात्मा गांधी जी के शब्दों पे जिसको विश्वास नहीं है तो वो पढ़ सकते हैं। किताब है महात्मा गांधी जर्नल यंग इंडिया। यंग इंडिया में पढ़ सकते हैं। संपूर्ण रूप से मैं पेज के साथ बता सकता हूं। जी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। किताब का नाम बता दूं और पेज संख्या बता दूं ताकि किसी को भी संशय ना रहे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी आश्रम सेवाग्राम से पब्लिश हुआ है। वॉल्यूम 19 और 20 उठाएं और पेज नंबर भी मैं बता देता हूं। पेज नंबर 368 से 371 पढ़िए, जिसमें सावरकर ब्रदर्स के नाम पर एक चैप्टर महात्मा गांधी ने लिखा है। वो चैप्टर में निकाल के लाया हूं। जवाब ठीक है। क्रम में इस चैप्टर से भी कुछ अंश पढ़ूंगा। ठीक है। मोदित अग्रवाल, देखिए 2-3 चीजें मैं एक बारी को मान लेता हूं, महात्मा गांधी जी ने लिखा था, लेकिन यह भी पता होना चाहिए उन्होंने उस समय लिखा था जो सावरकर साहब जेल में थे। उनको उम्मीद नहीं होगी कि वो माफी मांगेंगे अंग्रेजों से। देखिए भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, उन्होंने जान दी देश के लिए, वो भी तो माफी मांग सकते थे। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी खुद 10-10, 12 साल जेल रहे, लेकिन माफी नहीं मांगी ब्रिटिशर से। ये सोचने की बात है। देखिए सावरकर जी ने तो सुभाष चंद्र बोस के लिए भी बोला था कि वो गलत। देखिए इनको चुप कीजिए ना, पाता जी बात बीच में बोल रहे हैं। 10 से 12 साल ये सारे लोग, आपको पता नहीं, इतिहास पढ़िए हिंदुस्तान का। 10 से 12 साल ये लोग जेल में रहे अलग अलग समय में। पाता जी आपको मालूम नहीं, आप 10 से 12 साल पूरे में रहे, आपको पता नहीं। फिर पात्रा जी जरा मालूम करके आइए। 10 से 12 साल महात्मा गांधी जी अलग अलग समय में और जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। पात्रा जी अब आप बीच में, पात्रा जी बीच में मत बोलिए। पात्रा जी आपने अभी कहा था बीच में मत बोलिए ना। देखिए डिरेल नहीं करते डिबेट। पात्रा जी जवाब सुनने की हिम्मत रखी है।
सावरकर साहब ने तो ये भी कहा था, अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और ये कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में किसी को हिस्सा नहीं लेना चाहिए और अपनी एलिजेंस ब्रिटिश सरकार के साथ रखी थी। वो तो सुभाष चंद्र बोस के विरोध में भी बोले थे कि वो गलत कर रहे हैं जब एनआईए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही है और जो ब्रिटिश सरकार जो वॉर फाइट करती है उसमें हमें समर्थन करना चाहिए। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी गलत ठहराया था। देखिए फर्क क्या है, बीजेपी की दिक्कत क्या है, इनके पास एक भी राष्ट्रीय नायक नहीं है, एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, तो ये मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम बोल तो सके एक आदमी है जो स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरा जो अरे वीर सावरकर बीजेपी के लिए नहीं थे, उसको तो मैं बहुत कमजोर आदमी वीर सावरकर बीजेपी संसद के नहीं थे, वीर सावरकर देश के थे। और देखिए 1985 से पहले की कांग्रेस या फिर कहें तो 1990 से पहले की कांग्रेस वीर सावरकर को महान भारत का सपूत मानती है, लेकिन 2000 आते आते ऐसा कहा जाए कि अल्पसंख्यक वोटों की भूख इतनी बढ़ जाती है कि कांग्रेस को वीर सावरकर गद्दार नजर आते लगते हैं। सवाल इस पे खड़ा होगा, आपको वो आदमी वीर लगता है मुझे वो आदमी वीर लगता है, मुझे वो आदमी वीर लगता है जो अंडमान और निकोबार में काले पानी की सजा काट रहा था। अरे जान दे देते ना, काला पानी जान दे देते, क्या दिक्कत थी? देश के लिए कुर्बान नहीं कर सकते थे अपनी जान? पॉइंट ये है, देखिए पॉइंट ये है कि 2000 के बाद की कांग्रेस 2000 के बाद की कांग्रेस बदल गई। इंदिरा गांधी जो बात कहती थी, महात्मा गांधी जो बात कहते थे, वो कांग्रेस नहीं मानती। राहुल गांधी की कांग्रेस को वीर सावरकर वीर नहीं नजर आते, इंदिरा गांधी महात्मा गांधी को नजर आते थे। उसके साक्ष्य हमारे सामने है। ये चिट्ठियां ये लेटर चिल्ला चिल्ला के वो बात कहते हैं। आपको बताया ये अल्पसंख्यक वोटों की भूख ने कांग्रेस को या फिर कांग्रेस के नेताओं को मजबूर करा यह कहने के लिए कि वीर सावरकर वीर नहीं थे। संबित पात्रा, मैं 40 सेकंड देखता हूं आपको अपनी बात रखने के लिए। देन अनुराग भदौरिया। देखिए मैं आपको समझाता हूं वीर सावरकर के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये तमाम जो तथाकथित सेक्युलर पार्टी हैं, ये आखिरकार वीर सावरकर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वीर सावरकर हिंदू महासभा में उनको वीर की उपाधि किसने दी थी? हिंदुत्व के लिए उनको वीर की उपाधि किसने दी थी? बता रहे पात्रा जी, उनको वीर की उपाधि किसने दी थी? जरा जवाब दीजिए पात्रा जी, जवाब दीजिए। जनता ने दी थी, जवाब दीजिए। वीर की उपाधि किसने दी थी? बिल्कुल अमीश भाई, ये पूरा बोल ले फिर मैं बोलूंगा। फिर ये पूरा बोल ले, ठीक है मोदित पूरा बोल ले फिर मैं बोलता हूँ। अमीश भाई, पात्रा जी बिल्कुल पात्रा जी से आप शांति से आपने पूछ लिया ना, आप उसी बात को 3 बार रिपीट कर रहे हैं मोदी जी, आप उसी बात को 3 बार रिपीट कर रहे हैं। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए ना। संबित, देखिए अमीश भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिसके पार्टी की अध्यक्ष एंटोनियो माइनो होना, वो हिंदुस्तानियों के विषय में डरपोक और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करे। मेरे पिताश्री भी, उनके पिताश्री भी सब हिंदुस्तान के ही प्रोडक्ट हैं। हमारे दादा भी लड़ते होंगे हिंदुस्तान के लिए, आपके दादा भी लड़े होंगे, मुदित जी के दादा भी लड़े होंगे, मगर ये एंटोनियो माइनो के दादाजी या पिताजी कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ रहे थे। इसलिए यहां बैठकर हिंदुस्तान को गाली देने का काम बंद करिए। मुसोलिनी की बेटी यहां पर पार्टी की अध्यक्षा है, यहां आके भारतवर्ष को गाली देने के काम कर रहे हैं आप लोग। दूसरी बात है, देखिए आपको समझना होगा कि आखिरकार ये लोग वीर सावरकर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए। हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा में रहते हुए जिस प्रकार से हिंदुत्व के विषय को उन्होंने आगे बढ़ाया, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल दिखाता हूं। और इस आर्टिकल में आज से अनेकों वर्ष पहले वीर सावरकर ने क्या कहा था? द डे हिंदूज यूनाइट, कांग्रेस लीडर विल वियर जनेऊ ओवर द कोर्ट। ये बिल्कुल, मैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। राहुल गांधी अब जाके जनेऊ पहने कोर्ट के ऊपर। बट आई वुड हैव बीन डिलाइटेड इफ दिस कमेंट वुड हैव बीन मेड विलिंगली, because these extremely disgusting, wicked accusations are to be leveled against the Hindus. I have compelled Hindus in the Congress to realize that such accusations harm the interest of Hindus and help Pakistan-friendly League and the Muslims. And I used to say again and again, Hindus in Congress will have to wear their principles on their sleeves. They will have to wear janeऊ not only on their body but on their coats as well. आज से 100 वर्ष पहले इस व्यक्ति ने कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुओं को आप जो प्रताड़ित कर रहे हैं, हिंदुओं को जो गाली देके पाकिस्तान फ्रेंडली ताकतों को आप मजबूत कर रहे हैं, आपको जनेऊ आपके कोट के ऊपर पहनना पड़ेगा। आज ये जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। आज प्रियंका वाड्रा जाके उत्तर प्रदेश में चंडी पाठ करने का प्रयास कर रही है और इसीलिए ये बौखलाई हुई। ये समझ नहीं पा रहे हैं कौन से गांव में इनको बैठना है। अनुराग भदौरिया, आपका ज्ञान सावरकर के बारे में क्या कहता है? अनुराग भदौरिया,
आपके पिटारे में क्या है? देखिए, मेरा ज्ञान तो देखा आपने जिस तरह से संबित पात्रा की आपने बातें सुनी नहीं, जिनको हमारे गप्पू भैया हैं, गप्पू भैया की बात सुन लीजिए। गप्पू भैया कितनी गप्पे मार रहे हैं। पिटारे में तो टूटी, अरे बताओ ना, टूटी भैया सावरकर जी सबसे ज्यादा विरोध करते थे तो गांधी जी का करते थे। गांधी जी से उनके मतभेद थे। गांधी जी को तो पाखंडी भी कहा करते थे। गांधी जी को कहा करते थे चोर आके सावरकर जी पे ज्ञान देंगे, बताइए। ये अपरिपक्व है। गांधी जी का तो उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। और आज गांधी जी तो हमेशा हिंसा के खिलाफ रहे हैं। वो तो अहिंसा की बात करते रहे हैं। तो सावरकर जी ने कौन सी हिंसा कर दी? वो तो चिट्ठी लिखते थे जेल से। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, सावरकर जी ने कौन सी हिंसा कर दी? ब्रेक के बाद तैयार रखिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद आप ही के बता रहा हूं अनुराग बुदौरिया। किया जाएगा। इस मामले में अदालत ने राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी पाया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामलों पर चिंता जताई और इसके लिए वहां की सरकारों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। आसपास के राज्यों के अंदर वहां की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जैसे मुद्दों पर कहीं शोर और कहीं चुप्पी वाली सियासत पर विपक्ष को निशाने पर लिया। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री की ये बात चुभ गई। ये छोटी बात, बड़ी बात नहीं है। ये छोटी क्यों है? यह प्रधानमंत्री पहलू खान, अखलाक खान, हाथरस, उन्नाव, कठुआ के वक्त चुप बैठे रहे थे। राजस्थान के बाड़मेर में एक सिपाही पर दलित समुदाय की महिला के घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगा। इसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी सिपाही की पकड़कर पिटाई कर दी। इस समय जो पुलिस कांस्टेबल है वो अस्पताल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। औद्योगिक उत्पादन दर अगस्त में बढ़कर 11.9% हो गई। इससे पहले जुलाई में ये 11.5% रही थी। मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले पर राज्य की सियासत गर्मा गई। दावा किया गया कि सरकार ने बिजली में मिलने वाली सब्सिडी के भुगतान के लिए श्रमिक कल्याण फंड से पैसा चुका दिया। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से श्रम मंत्री ने दलील दी कि इसका फायदा भी मजदूरों को ही मिलेगा। है तो श्रम विभाग की मामला, तो श्रम विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। इस पर कांग्रेस हमलावर नजर आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने मुफ्त बिजली का वादा किया था और अब मजदूरों के खाते से ही इसे चुका रही है। मजदूर परेशान हो रहे हैं, उन्हें उनकी राशि नहीं मिल रही है। शिवराज सरकार रोज झूठी घोषणाएं करती है, सब्सिडी के पैसे नहीं है, प्रदेश कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की इस किताब के विमोचन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दावा है कि कोलकाता एयरपोर्ट के पास दक्षिण दमदम में बने पूजा पंडाल की लाइटों से कुछ विमानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारे में 3 फ्लाइट के कैप्टन ने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। दिल्ली हिंसा के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को वक्त पर नहीं मुहैया करवाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही अदालत ने जुर्माने की राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए। रिटेल महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35% हो गई। इससे पहले अगस्त में ये 5.3% दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान पर हुई G20 की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने ये एडवाइजरी जारी की कि उसके नाम से मिलती जुलती एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई है। पुलिस का कहना है ये फर्जी ईमेल आईडी पाकिस्तान से हैकिंग के जरिए बनाई गई। सभी मंत्रालयों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। दिल्ली में दार्जिलिंग समेत कई इलाकों के गोरखा समुदाय के संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव करवाने और कुछ जनजातियों को एसटी की सूची में शामिल किए जाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जर्मनी की गाड़ी बनाने वाली कंपनी BMW ने भारत का सबसे महंगा स्कूटर लॉन्च कर दिया। 350 सीसी के इस स्कूटर की कीमत 9,95,000 रुपए रखी गई। दावा है कि ये स्कूटर सिर्फ 9 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेगा।
पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के दिए बयान पर विवाद हो गया। पेट्रोल दाम बेसि नहय टैक्स लगवा थाके आपनालोक निश्चय भैक्सिन लैছে এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব আপোনালোকতো দিয়া নাই ভ্যাকসিনৰ পইচা। केंद्रीय मंत्री के बयान पर सरकार में शामिल जेडीयू ने आपत्ति जताई। पता नहीं ये सब कहां से लॉजिक निकल के आता है, ये मेरी समझ से परे है। मौका मिला तो केंद्रीय मंत्री के बयान के बहाने एनसीपी ने भी सरकार पर निशाना साध दिया। कहा जा रहा है कि कोविड में हमने खर्चा कर दिया इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। लूट मची हुई है, देश संभल नहीं पा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी। सरकार ने घरेलू उड़ानों से यात्रियों की संख्या पर लगी पाबंदी हटा दी। 18 अक्टूबर से सभी घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को 100% क्षमता के साथ उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। इससे पहले एक विमान में 85% यात्री ही सफर करते थे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। मेरे साथ इस समय उदय माहुरकर भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने किताब लिखी है द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। मेरे साथ संबित पात्रा हैं, मोदित अग्रवाल है कांग्रेस पार्टी से, अनुराग भदौरिया है और मेरे साथ पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान भी हैं। अनुराग जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप कह रहे थे, और क्या आपको लगता नहीं है कि वीर सावरकर के बारे में जो महात्मा गांधी कहते थे, क्योंकि आप महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे, महात्मा गांधी कहते थे या फिर इंदिरा गांधी कहती थी, वो बात सत्य थी, या फिर आप भी राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहते हैं? देखिए मैं तो इतिहास की बात करता हूं और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। भाई डॉक्टर संबित पात्रा हैं यहाँ पे, हमारे गप्पू भैया जरूर हैं, ये गप जरूर मारते हैं, लेकिन डॉक्टर हैं, ये तो झूठ नहीं हो सकता, डॉक्टर ही रहेंगे। इसी तरह सावरकर जी ने जब माफीनामा मांगा अंग्रेज से, कहा भैया हम ये कोलू नहीं चला पाएंगे, हमको ले चलो यहाँ से, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम गांधी के विरोधी रहेंगे, हम उनके भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल नहीं होंगे, हम हिंदुओं को बोलेंगे कि सेना में मत भर्ती हो, हम हर काम वो करेंगे जो आप कहोगे। और यही सावरकर जी गांधी जी को पाखंडी बताने लगे। यही सावरकर जी गांधी जी को आप परपक्व इंसान बताते थे, कहते वो परपक्व ही नहीं है, वो गांधी जी के विरोधी थे, वो गांधी जी के साथ कभी चले ही नहीं। गांधी जी हिंसा की बात तो करते ही नहीं, तो अहिंसा की बात करते थे। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि माफी मांगो। आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, विरोध करना गद्दारी हो जाती है क्या? ऐसे तो पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार रहे, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार रहे। 2 सेकंड बोलिए। अच्छा 2 सेकंड और दे दो। पंडित नेहरू चाहते थे सरदार वल्लभ भाई, महात्मा गांधी चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की कमान मिल जाए, लेकिन पंडित नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। क्या करिएगा? मुझे 10 सेकंड, हाँ 30 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड मैं अपनी बात करूं। उसके बाद सावरकर ने कहा आगे भी हम यही करवाएंगे, बीजेपी की बनेगी, उसके बाद बीजेपी भी यही करेगी, डिवाइड एंड रूल, नफरत फैलाओ, विकास की राजनीति मत करो, या हिंसा फैलाओ, या किसी को रोक दो, किसी को होटल में जाके मार दो, किसी को रास्ते में घूमते हुए गोली मार देना, उसके बाद हम किसी को सस्पेंड भी नहीं करेंगे, हम गृह राज्य मंत्री नहीं हटाएंगे, आप जितना चाहो उतना रोन देना, क्योंकि हम न्याय नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ नफरत की राजनीति करेंगे देश के अंदर में, विकास नहीं करेंगे, विकास से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमें सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना है इस हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन हिंदुस्तान की जनता सब जान गई है, अमीर जी जान गई है, ये सावरकर के लोग हैं, जान तो गई है हिंदुस्तान की जनता। एक बात से मैं आपकी एग्री करता हूं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल जान गई है देश की जनता। ठीक है, अंग्रेजों से उन्होंने तानाशाही सीखी है, इसलिए अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, अंग्रेजों जैसा व्यवहार हिंदुस्तान के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन देश की जनता वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ क्या हो रहा है? रूपी सरकार को जबकि उदय जी का भी मुझे रुक करना है, लेकिन संबित पात्रा आप पहले जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा बोला है अनुराग जी ने, और सावरकर के युग से लेकर आज तक के युग में ले आ गए। ठीक है, आप नहीं गप्पू भाई से क्या पूछते हो, वो तो गप मारने की। चलो गप ही मार देता हूं, जरा इनकी आवाज कम तो करो। अमीश भाई कैसे बोलूंगा? अमीश भाई मारो गप्पे, अभी विषय क्या था? हाँ भगवान, कैसे डिबेट करेगा आदमी? अमीश भाई हम लोग के ऊपर दया तो करो थोड़ी सी। अरे रोज शाम को करने बैठा हो, बताओ क्या होगा हम लोग? अनुराग जी देखिए, मुझे लगता है ये अनफेयर है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप बीच में बोल रहे हैं। इनकी चाबी बंद नहीं होती है। देखिए अनुराग जी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही हरा कुर्ता पहन के आते हो, इतना सेक्युलर कुर्ता पहन के आते हो, और क्या बोलना है? आप सारे वोट मिलेंगे, आप बैठो शांति से, मुझे बोलने दो। देखो अमीश भाई, विषय क्या था
और यहाँ पे अनुराग जी क्या क्या बोल के गए हैं। मैं छोटा सा, इन्होंने गप्पू वप्पू कहा, मैं एक छोटा सा कहानी ही सुना देता हूँ, ज़्यादा कुछ सावरकर जी के बारे में इनको क्या, वो कहते हैं ना मुहावरा है ना, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, मेरे ही हाथ में दर्द होगा। अब देखिए, एक बच्चा था, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर हो गया एग्जामिनेशन का, उसमें आया कि क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि गाय पे ऐसे लिखना है। तो लड़के ने पहले से पढ़ लिया सब, गाय पे ऐसे 2 कान है, 2 आंख है और 1 मुंह है, 4 पैर है, पूंछ है, सब पढ़ लिया, रट लिया पूरा। अगले दिन गया तो आया स्मशान घाट, गाय है ही नहीं, अब क्या होगा। तो स्मशान घाट आ गया है, तो बच्चे ने ऐसे लिखा कि घर के सामने हमारे स्मशान घाट है, उसमें बड़ी बड़ी घास है, घास खाने गाय आ गई, गाय के इतने हाथ, गाय के इतनी पूंछ, गाय के फलाना, गाय का टिकड़ा, ये शुरू हो गया गाय। तो ये लखीमपुर खीरी, आप सावरकर पे डिबेट कर रहे हैं, इनको जाना है उत्तर प्रदेश, तो ले दे कि वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, इनको कोई डिबेट सावरकर के बारे में सब ही नहीं जानते, ये क्या सावरकर के बारे में बोलेंगे। यहां हम क्या डिबेट, यहां उदय माहूरकर जी बैठे हैं जिन्होंने किताब लिखा है, मैं तो कहता हूं मेरा पूरा समय लीजिए, आप इनको दीजिए, कुछ ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। 28 साल की उम्र में एक व्यक्ति को 2-2 बार का आजीवन कारावास होता है। आप जानते हैं ये वो व्यक्ति है वीर सावरकर जिन्होंने पहला पुस्तक लिखा था 1857 के इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में। इस किताब को प्रोस्क्राइब किया गया था, अंग्रेजों ने इस किताब को बैन किया था। उस किताब का नाम मैं आपको बताता हूं, इंडियाज वॉर इन इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब गांधी जी भी मानते हैं, ये जो पहली बार भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का है, इसे जागृत करने का काम, इसे लिखने का काम, जनता के बीच 1857 की सिपाही म्यूटिनी को लाने का काम वीर सावरकर का है। ये कोई छोटा विषय नहीं है। आप जानते हैं भारतवर्ष का पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसका गया था? वीर सावरकर का गया था, जब वो कूद करके फ्रांस से ब्रिटिश कब्जे में से छूट के भागे थे। उस समय इंडिया के लड़ने के लिए, ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रांस और ब्रिटिश ने हमारे खिलाफ केस किया था। पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ था। उस आदमी के लिए इस प्रकार से यहां बोला जा रहा है, अरे धिक्कार है। मैं उदय माहूरकर साहब का रुख करता हूं, और उदय माहूरकर मेरे साथ हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। उदय माहूरकर और चिरायु पंडित ने इस किताब को लिखा है, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। उदय जी, आज बहुत सारे सवाल हैं और आज एक राष्ट्रीय बहस इस पे खड़ी हो गई है, क्योंकि कल आपकी किताब का विमोचन हुआ जिसमें राजनाथ सिंह थे और सरसंघचालक मोहन भागवत जी थे, और उसके बाद से एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपसे सवाल पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिबेट भी करनी है तो शिष्टाचार से बहस हो, वो बड़ी आवश्यक है। उदय माहूरकर, मेरा पहला सवाल यह है कि संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। आप किताब लिख रहे हैं द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि वीर सावरकर तो गद्दार थे। क्या जवाब है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो वीर सावरकर को डेमोनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, इसमें हमें जाना पड़ेगा जी। 2 प्रकार के लोग सावरकर को विलिफाई करते हैं, एक अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरे जो हैं वो अल्पसंख्यकों के जो मत हैं उसको बटोरने के लिए। इन दोनों के लिए आवश्यकता हो जाती है कि सावरकर को ये डेमोनाइज करें, क्योंकि सावरकर देश की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। ये हमने इस किताब के अंदर प्रूव कर दिया है। ये किताब जो हमारी है, ये यूनिक किताब है भारत के इतिहास में, ये बायोग्राफी नहीं है। इसमें सावरकर के प्रयास भारत के विभाजन को रोकने के, और बाद में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले खड़े हुए भारत के सामने, उन सभी की भविष्यवाणी सावरकर जी ने 80 साल 60 साल पहले कर दी थी। आज हमारे जो सैनिक के शव आज आए, तो आज मुझे सावरकर की याद आती है कि सावरकर जी ने कृपलानी जी को कहा था, कृपलानी जी ये मानते थे कि विभाजन के बाद में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कृपलानी, आप सोच नहीं पाओगे जो आपत्ति हिंदुओं पे आएगी और देश पे आएगी अगर पाकिस्तान बन गया तो। जी। तो सावरकर एक तरीके से देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, और जो लोग मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में मानते हैं, क्योंकि सावरकर लेकिन इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। जब मैं इतिहास को पढ़ता हूं,
जिसका जिक्र थोड़ा डॉक्टर संबित पात्रा ने भी अपने तरीके से करा, लेकिन मैं यंग इंडिया की पब्लिकेशन को पढ़ता हूं, मई 18, 1921 की। उसके अंदर महात्मा गांधी वीर सावरकर के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी बन जाती है 1980 के अंदर, 1970 के अंदर, 1983 के अंदर इंदिरा जी भी वीर सावरकर के बारे में क्या क्या बातें कहती है, उसको भारत माता का महान सपूत कहती है। लेकिन आज के युग की कांग्रेस सावरकर के से परहेज करती है, या फिर ये कहें सावरकर के बारे में उनको सुनना भी पसंद नहीं है। राहुल जी कहते हैं मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की नीति कितनी गिर चुकी है और कितनी मुस्लिम मतों की एक तरीके से कैप्टिव हो चुकी है। मैंने जैसे कहा, जितनी मुस्लिम मतों की भूख बढ़ेगी उतनी ही आवश्यकता सावरकर को डेमोनाइज करने की भी बढ़ेगी। यानी आप कह रहे हैं कि 2000 के बाद जैसा देखा गया 2000 के बाद बहुत ज्यादा सावरकर के बारे में आप शब्द कहे जाने लगे, और क्या आपको लगता है तभी मुस्लिम वोटों की वोट भूख बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। मुस्लिम मतों की जो भूख है बढ़ी है, बढ़ती जा रही है जी। मेरे साथ 2003 से तो और बढ़ी है। मेरे साथ एक कांग्रेस के नेता है, वो भी आपसे, क्योंकि आप लेखक हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे साथ बड़े सारे मेहमान हैं जो कि कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन अपने वक्तव्य को रखें और संक्षेप में रखें। मोदित अग्रवाल, आप उदय भाई से क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, उदय साहब, क्या भाई ये बात ठीक नहीं है? आपने मोदी जी के महिमा मंडल में किताब लिखी थी 2017 में, और मोदी जी ने आपको अक्टूबर 2020 में इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया। तो आपकी आइडियोलॉजी वैसे भी आरएसएस और बीजेपी वाली है, तो ये व्यूअर्स को पता होना चाहिए। मुझे बात नहीं समझ में, देखिए हर आदमी होता है, कोई बहादुर होता है, कोई कमजोर होता है, कोई डरपोक होता है। देखिए मैं, ठीक है वो जेल में थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जेल से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगा। मोदित, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये तथ्यों पे आधारित किताब है। ये तथ्यों पे, बात में खत्म होने दूंगा, लेकिन तथ्यों पे आधारित किताब को आप किस चीज से जोड़ रहे हैं? जो आदमी, ठीक है, आप देखिए, मुझे लगता है कि पर्सनल आक्षेप लगा के अपनी बात को आप रखेंगे तो अपने आप को कमजोर साबित करते हैं। ठीक है, उदय माहुरकर आप जवाब दे लेते हैं। आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। उदय जी जवाब, ठीक है, लेट उदय माहुरकर को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। उदय माहुरकर, इनका आरोप है कि आपकी विचारधारा उस तरफ की है, इसलिए आप वीर सावरकर के बारे में इतनी अच्छी बातें लिख रहे हैं। अग्रवाल जी, ये पुस्तक को पढ़े बगैर इस टाइप के आक्षेप करोगे तो गलत है। इस पुस्तक के अंदर हमने वीर सावरकर जी का टीकात्मक मूल्यांकन भी किया है। ये हेगियोग्राफी नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं नेशन फर्स्ट में मानता हूं। वो अगर आरएसएस बीजेपी से मिलता है तो अच्छी बात है। मैं मानता हूं नेशन फर्स्ट आइडियोलॉजी के अंदर। और आपको याद रहे कि जब मैं इंडिया टुडे में था, मैंने कई बार ऐसे आर्टिकल्स किए हैं जो आर्टिकल्स बीजेपी और बीजेपी के नेताओं का टीकात्मक मूल्यांकन करते हैं। बिल्कुल कोई बात आपको देखिए और फिर उदय भाई, वी नो यू एज अ जर्नलिस्ट, यू आर वन ऑफ द रिनाउंड जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के ऐसे पत्रकारों में से रहे जिस पर देश को गर्व होना चाहिए, इसलिए आपको अपना बायोग्राफी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपना रिज्यूमे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट यह है कि जो विषय है उस पे हम रहते हैं। आप कहते हैं कि मुसलमान वोटों की भूख बढ़ी, उसके बाद से ये ज्यादा समस्या खड़ी हुई, और क्या आपको लगता है विचारधारा के साथ कांग्रेस ने समझौता कर लिया, इस वजह से ये सब हुआ, इस वजह से हमें ये दौर देखने को मिला? नहीं, देखिए ऐसा है, देखो इसको मैं एक सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा जी। 1930 के अंदर मोहम्मद इकबाल, जिनकी नज़में, जिनकी शायरियां हमारे कवि आज भी गाते, ये जाने बिगर कि वो शख्स है जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। 1930 के अंदर इलाहाबाद के मुस्लिम लीग सेशन के अंदर मोहम्मद इकबाल ने पहली बार कहा कि आज का जो बलूचिस्तान है, आज का सिंध है, आज का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और पंजाब है, इसको एक अलग मुस्लिम भूमि के रूप में मैं देखता हूं। ऐसा उन्होंने कहा था 1930 के सेशन के अंदर। और इसके बाद 1936 के अंदर जो एक, इसको बोलता हूं मैं, एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, उसके तहत सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया गया। सावरकर जो नजर कैद में थे रत्नागिरी में, उससे बाहर आए 1937 के अंदर, और उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह के सिंध को अलग किया गया है, ये एक बात विभाजन की ओर बढ़ रही है, ये देश को बहुत बड़ा नुकसान करेगी। तो उन्होंने समय पहले उन्हें भाप लिया था, और फिर 1937 और 1947 के बीच में उन्हें कई बार आगाह किया कांग्रेस को और देश को
कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति आप करोगे तो देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 1947 में भारत का विभाजन हुआ जी। तो ये बड़ी सावरकर पे जो अटैक होते हैं जी, उसका मेन कारण ये है कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के समय बड़े विरोधी थे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इसी से डिस्कशन को वो इक्वल ट्रीटमेंट के पक्षकार थे जी। उनके हिंदुत्व के अंदर सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार था जी। उदय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं जो कि नेता है पीस पार्टी के, इसीलिए वीर सावरकर का विरोध होता है। लगता है शादाब तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं आपका रुख करता हूं मुदित अग्रवाल। मुसलमान वोटों की भूख बढ़ी, इसीलिए सावरकर का विरोध शुरू हुआ। इंदिरा गांधी सावरकर को महान सपूत कहती थी, लेकिन क्या मुस्लिम वोटों की भूख बढ़ने के कारण यह सब कुछ हुआ? देखिए, जब महात्मा गांधी जी ने सावरकर के बारे में लिखा था, मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं, मैं अभी महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा। सवाल सुन लीजिए, मैं महात्मा गांधी की बात करता हूं तो आप राहुल गांधी की बात करते हैं। मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूं तो आप महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। बोलिए। मैंने वो सवाल का आपको जवाब दे दिया, आप सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, जब हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलके सरकार बनाई थी वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, सावरकर साहब उसके साथ थे। क्यों सावरकर ने तब इस चीज का विरोध नहीं किया कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं बनेगी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे? इसका तो जवाब देगा। ठीक है, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है क्या मुसलमान वोटों की भूख बढ़ी तभी सावरकर को गाली देना आप लोगों ने शुरू करा? सवाल मेरा ये है, क्योंकि इंदिरा गांधी गाली नहीं दे रही थी। तो बीजेपी का नैरेटिव, हमें बीजेपी का नैरेटिव नहीं है, ये सत्य है जी, ये सत्य है। इंदिरा गांधी स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की पूर्व प्रधानमंत्री वीर सावरकर को भारत का महान सपूत कहती है, लेकिन राहुल गांधी वीर सावरकर को कायर सावरकर मानते हैं। पॉइंट ये है ना, इंदिरा गांधी के युग से महात्मा गांधी के युग से ये कांग्रेस बदल गई। पॉइंट ये है। संबित पात्रा, जो अभी उदय माहुरकर ने बात बोली, हालांकि पर्सनल आक्षेप लगाए, एक सेकंड आपने अपने वक्तव्य को रखा, 40 सेकंड अब संबित पात्रा के करने दीजिए। अमित जी, मेरे को बात पूरी करनी चाहिए। ठीक है, 20 सेकंड रखिए, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, वो लेटर सच्चा है झूठा है किसी को नहीं पता। बीजेपी की फेक फैक्ट्री से काफी लेटर निकलते हैं। आपने पहले भी बात को बोला, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, हर चीज का तथ्यात्मक प्रूफ होता है, बिना सिर पैर की बातें करने से कोई बात सिद्ध नहीं होती। ऑडियो डाउन, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर पात्रा, मुसलमान वोटों की भूख बढ़ी, अल्पसंख्यक वोटों की भूख बढ़ी, ये बात उसके बाद से क्या वीर सावरकर के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने जाने लगा? क्योंकि इंदिरा जी तक ऐसा नहीं था। मैंने तो थोड़ी देर पहले आपको वीर सावरकर जी का वह भविष्यवाणी कि एक समय आएगा जब कांग्रेसियों को जनेऊ जो है कोट के ऊपर पहनना पड़ेगा, एग्जैक्ट उनके शब्द है, वो पढ़ के सुनाया, दोबारा नहीं पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये पूरा हिंदुस्तान भी जानता था और ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो वीर सावरकर भी जानते थे और आज हम देख भी रहे हैं। बहरहाल, एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दीजिए, आप इन द सेंस कि जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पैनल में, वो दीजिए कि लाठी खाया इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, हिंदुस्तान में लाठी खाया लाला लाजपत राय ने, उनका देहांत हो गया। फांसी पे लटके भगत सिंह, काला पानी का सजा काटा वीर सावरकर ने, बहुत कष्ट सह के पहला झंडा फहराया सुभाष चंद्र बोस ने। क्या कारण था जो सारा का सारा जो अंग्रेजी साम्राज्य था, उन्होंने पूरा साम्राज्य जवाहरलाल नेहरू के झोली में डाल दिया? क्या कारण था? मतलब लाठी खाने वाले के झोली में नहीं गया, फांसी चढ़ने वाले के परिवार के पास नहीं गया, उनके जैसे जो बाकी रिवोल्यूशनरी लीडर थे उनके पास नहीं गया साम्राज्य, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस को दरकिनार कर दिया गया, जो लोग काला पानी का सजा काट रहे थे उनको दरकिनार कर दिया गया, केवल जवाहरलाल नेहरू। और एक ही व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के लिए इस देश का पार्टीशन, इस देश को विभाजित किया गया और आज तक ये गांधी परिवार उसी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ चल रही है कि बाकी सारे लोग को दरकिनार करके रखना, केवल एक परिवार के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। राहुल गांधी 1000 जन्म ले लें तो सावरकर का सह भी नहीं बन सकते हैं। नहीं, भाषण नहीं, सुन लीजिए कान खोल के। 1000 जन्म राहुल गांधी ले लेंगे, फिर भी सावरकर के पैर के धूल के बराबर नहीं बनेंगे, पैर के धूल के बराबर। अरे हो गया, राहुल गांधी चले वीर सावरकर बनने। पात्रा जी हो गया। अरे पात्रा जी बोलने दीजिए। राहुल गांधी का नहीं हो रहा है, कहां से हो गया? अरे बाबा, अपनी आवाज बड़ी पसंद है, कैसे चुप अरे आप बड़े तमगे मिलेंगे आपको आरएसएस से।
अरे अमित जी, जब मुझे बोल रहे हो तो थोड़ा चुप रहिए ना। देखिए, देश में कांग्रेस ने एवं काफी और पार्टीज ने जिसने, देखिए, देश में कांग्रेस ने उस समय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई ली, भगत सिंह जी ने लड़ी, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी, काफी लोगों ने लड़ी। जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने नहीं लड़ी वो है बीजेपी और पात्रा जी के पूर्वज। ये कांग्रेस आई है भैया, आप चुप रहिए पात्रा जी, बीच में पात्रा जी, अगर आप इनका ऑडियो डाउन कीजिए, चलिए बीच में इनका ऑडियो डाउन कीजिए, आप बहुत बोल रहे हैं बीच में, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, वो कांग्रेस, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, कांग्रेस कांग्रेस है ये। अमित जी, मेरा ऑडियो तो डाउन कर रहे थे, हिम्मत है इनका ऑडियो डाउन कीजिए। अरे मेरे को क्या है, आप लोग क्या हिम्मत कहते रहते हैं? आप अपनी बात को रखिए ना। आप मेरा ऑडियो डाउन कर रहे थे, रखिए आप अपनी बात को। वो नहीं बोल रहे हैं, संबित पात्रा नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात को रखिए 20 सेकंड के अंदर। सब लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने लड़ी, सुभाष चंद्र बोस जी ने लड़ी, भगत सिंह जी ने लड़ी, चंद्रशेखर जी ने लड़ी। जिन लोगों ने नहीं लड़ी वो थे बीजेपी और आरएसएस के पूर्वज। इन लोगों ने नहीं लड़ी, ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आईएनए बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसकी रेजिमेंट के नाम महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, आजाद साहब अपने ऊपर रखा था। इतना प्यार था सब में आपस में, ये समझने की जरूरत है। सावरकर के ऊपर नहीं रखा था। सावरकर तो खुद सुभाष चंद्र बोस को गलत कहते थे। देखिए, बीजेपी का काम है फेक न्यूज फैलाना। ठीक है। अनुराग भदौरिया, ये सावरकर के मुद्दे पर, एक सेकंड, सावरकर के मुद्दे पर आप कांग्रेस के साथ खड़े, एक सेकंड, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण इससे बढ़ता है। तो जैसा लेखक साहब भी कह रहे हैं, बात नहीं है, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं लेखक तो फर्जी है यार, वो तो मोदी जी की किताब, आरएसएस विचारक हैं, वो क्या है कि लेखक हैं यार। मैं दूसरी बात, और क्या, वो आरएसएस विचारक हैं, उनको आपने लेखक बता दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि सावरकर जी ने माफी मांगी। इतिहास गवाह है कि सावरकर जी गांधी जी के विरोधी थे। इतिहास गवाह है कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी, 8 लोगों का नाम था, उसमें सावरकर जी का भी नाम था, बाद में बरी हो गए, ये बात दूसरी है, लेकिन नाम उनका भी आया था। इसलिए इंदिरा गांधी गलत थी, जनता पार्टी को ये ट्रेनिंग, इंदिरा गांधी गलत थी 1983, 1980, 1970 में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग, सुनिए अमीर जी, आप इतिहास को नहीं ठुकरा सकते। भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग कहां से मिली? अंग्रेजों से, जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की गुलाम थी। अंग्रेजों का खून इनके अंदर दौड़ता है। ये अंग्रेजी जैसी हुकूमत यहाँ भी चलाना चाहते हैं। वो क्या, वो तो गप। ठीक है, अभी टूटी बंद होगी तभी तो मैं बोलूंगा। बोलिए 30 सेकंड। नहीं, 30 सेकंड में इतना ही बोलूंगा। नहीं, ये जो बोल रहे थे कि इनके पूर्वज तो लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज जो हैं वो सब अंग्रेजों की गुलाम थे। ये सोनिया गांधी के पूर्वज कौन सा झुमरी तलैया में खड़ग लेके लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ? दिखाइए जरा, एक फोटो दिखाइए जरा मुझे, सोनिया गांधी जी के पूर्वज झुमरी तलैया के जिले में लड़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ। ये बैठ के रोज शाम को यहाँ अनर्गल बोलते रहते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, इस देश में अनेकों वर्षों तक एक ही विषय चलता रहा, नेहरू और ये जो फेक गांधी हैं। असली गांधी को भुला दो और ये जो नकली गांधी बने हुए हैं। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है संबित, माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है फिलहाल, आर पार में इतना ही। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि जरा सोच के देखना चाहिए, सावरकर वीर क्यों थे? एक व्यक्ति को 2-2 बार काला पानी की सजा होती है, अंग्रेजों को उनसे डर क्यों लगता था? यह सोचने पे मजबूर करता है। नमस्कार। डेरा सच्चा सौदा आश्रम के पूर्व मैनेजर की हत्या के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस केस में 18 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में अदालत ने राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी पाया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामलों पर चिंता जताई और इसके लिए वहां की सरकारों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। आसपास के राज्यों के अंदर वहां की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जैसे मुद्दों पर कहीं शोर और कहीं चुप्पी वाली सियासत पर विपक्ष को निशाने पर लिया। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री की ये बात चुभ गई। ये छोटी बात, बड़ी बात नहीं है। ये छोटी क्यों है? यह प्रधानमंत्री पहलू खान, अखलाक खान, हाथरस, उन्नाव, कठुआ के वक्त चुप बैठे रहे थे। राजस्थान के बाड़मेर में एक सिपाही पर दलित समुदाय की महिला के घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगा। इसके बाद कुछ लोगों ने आरोपी सिपाही की पकड़कर पिटाई कर दी। इस समय जो पुलिस कांस्टेबल है वो अस्पताल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। औद्योगिक उत्पादन दर अगस्त में बढ़कर 11.9% हो गई। इससे पहले जुलाई में ये 11.5% रही थी। मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले पर राज्य की सियासत गर्मा गई। दावा किया गया कि सरकार ने बिजली में मिलने वाली सब्सिडी के भुगतान के लिए श्रमिक कल्याण फंड से पैसा चुका दिया। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से श्रम मंत्री ने दलील दी कि इसका फायदा भी मजदूरों को ही मिलेगा। है तो श्रम विभाग की मामला, तो श्रम विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। इस पर कांग्रेस हमलावर नजर आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने मुफ्त बिजली का वादा किया था और अब मजदूरों के खाते से ही इसे चुका रही है। मजदूर परेशान हो रहे हैं, उन्हें उनकी राशि नहीं मिल रही है। शिवराज सरकार रोज झूठी घोषणाएं करती है, सब्सिडी के पैसे नहीं है, प्रदेश कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर पर लिखी एक किताब का विमोचन किया। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की इस किताब के विमोचन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। दावा है कि कोलकाता एयरपोर्ट के पास दक्षिण दमदम में बने पूजा पंडाल की लाइटों से कुछ विमानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारे में 3 फ्लाइट के कैप्टन ने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। दिल्ली हिंसा के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को वक्त पर नहीं मुहैया करवाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही अदालत ने जुर्माने की राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए। रिटेल महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35% हो गई। इससे पहले अगस्त में ये 5.3% दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान पर हुई G20 की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने ये एडवाइजरी जारी की कि उसके नाम से मिलती जुलती एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई गई है। पुलिस का कहना है ये फर्जी ईमेल आईडी पाकिस्तान से हैकिंग के जरिए बनाई गई। सभी मंत्रालयों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। दिल्ली में दार्जिलिंग समेत कई इलाकों के गोरखा समुदाय के संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव करवाने और कुछ जनजातियों को एसटी की सूची में शामिल किए जाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जर्मनी की गाड़ी बनाने वाली कंपनी BMW ने भारत का सबसे महंगा स्कूटर लॉन्च कर दिया। 350 सीसी के इस स्कूटर की कीमत 9,95,000 रुपए रखी गई। दावा है कि ये स्कूटर सिर्फ 9 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के दिए बयान पर विवाद हो गया। पेट्रोल दाम बेसि নহয়, टैक्स लगवा থাকে। আপোনালোক নিশ্চয় ভ্যাকসিন লৈছে। এই ভ্যাকসিনৰ পইচাবিলাক ক'ৰ পৰা আহিব? আপোনালোকতো দিয়া নাই ভ্যাকসিনৰ পইচা। केंद्रीय मंत्री के बयान पर सरकार में शामिल जेडीयू ने आपत्ति जताई। पता नहीं ये सब कहां से लॉजिक निकल के आता है, ये मेरी समझ से परे है। मौका मिला तो केंद्रीय मंत्री के बयान के बहाने एनसीपी ने भी सरकार पर निशाना साध दिया। कहा जा रहा है कि कोविड में हमने खर्चा कर दिया इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। लूट मची हुई है, देश संभल नहीं पा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी। सरकार ने घरेलू उड़ानों से यात्रियों की संख्या पर लगी पाबंदी हटा दी। 18 अक्टूबर से सभी घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को 100% क्षमता के साथ उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। इससे पहले एक विमान में 85% यात्री ही सफर कर सकते थे। सीबीआई ने हथियारों के फर्जी लाइसेंस के मामले में जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत देश भर की 40 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पूर्व सलाहकार बशीर अहमद खान के घर श्रीनगर में भी छापा मारा गया। मुंबई के पास भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने एक गोदाम पर छापा मारा और 9 करोड़ रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की। आरोप है कि इसका इस्तेमाल हुक्के के साथ किया जाता था। गोरखपुर में संदिग्ध हालात में मारे गए मनीष गुप्ता की पत्नी ने कानपुर विकास प्राधिकरण में नौकरी ज्वाइन कर ली। उन्हें मनीष गुप्ता की मौत के बाद यूपी सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था। कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल को एनआरसी की थीम पर बनाने का विरोध शुरू हो गया। इस पंडाल में एक महिला अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर एक गाड़ी में जाती हुई दिखाई दी।
बरीशा क्लब का पूजा पंडाल है, जहां पर पूरे परिवार को लेकर के ये महिला जा रही हैं, अपनी कुल देवी दुर्गा की मूर्ति हाथ में लेकर जा रही हैं। इस पंडाल में एक महिला अपने बच्चों के साथ देश छोड़कर एक गाड़ी में जाती हुई दिखाई गई। दुर्गा उत्सव